राजनीतिनामा के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं कुमार विजय, और इस अंक में हम लोग एक और नए मुद्दे पर विचार करेंगे कि बिहार में राजीव प्रताप रूढ़ी को क्यों राजपूतों का नेतृत्व करना चाहिए और राजपूतों को क्यों उन्हें अपना नेता मान लेना चाहिए। इस पर हम एक विश्लेषण करेंगे। हम ये नहीं करें कि आप मेरी सारी बातों को मान ही लीजिए, लेकिन मैं जिन मुद्दों को आपके सामने रखूंगा उन मुद्दों पर आप निष्पक्ष होकर अपने दिमाग से, दिल से, अपने अनुभवों से और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए उसका विश्लेषण करने का प्रयास कीजिए, और आप स्वयं भी निर्णय कर सकते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। साथ ही साथ मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा। इन मुद्दों पर अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि राजपूतों के मुद्दों पर बोलने वाला कोई चैनल उस तरह से है नहीं। अलग अलग तरह के से कुछ लोग हैं, लेकिन हमारा बौद्धिक पक्ष ज़्यादा, हमारा कहना है कि राजपूतों को बौद्धिक पक्ष की तरफ ज़्यादा झुकना चाहिए, बशर्ते लाठी गोली बंदूक की तरफ। मैं उन्हीं दृष्टिकोण से, उसी कोण से हम विभिन्न मुद्दों को आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या राजीव प्रताप रूढ़ी हमारे नेता हो सकते हैं? क्या उनको हो जाना चाहिए? क्या राजपूतों को ऐसा मान लेना चाहिए? इस संदर्भ में हम लोग विभिन्न तरह की बातों से, थोड़ा बहुत इतिहास से गुजरेंगे और आकलन करने का प्रयास करेंगे कि पीछे के दौर में, आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद के दौर में हमारे नेता कैसे लोग रहे, कौन कौन लोग रहे हैं। भाइयों, एक समय था जब हमारे नेता बिहार बहुत ही अनुग्रह बाबू थे, श्यामा बाबू थे, मलयपुर के जो विधान परिषद के अध्यक्ष हुए थे, चेयरमैन हुए थे। सरदार हरिहर प्रसाद सिंह थे, जो राजपूत के रूप में मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि दीप बाबू भी थे जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन रेगुलर मुख्यमंत्री बनने वाले सरदार हरिहर प्रसाद सिंह पहले व्यक्ति थे। श्री कृष्ण सिंह थे जो नरेंद्र बाबू के पिताजी थे। छोटे साहब उर्फ सत्येंद्र बाबू थे जो बिहार के मुख्यमंत्री बने। चंद्रशेखर बाबू थे जो बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो हमारे राजपूत समुदाय से दीप बाबू को जोड़ेंगे तो 4 आदमी, नहीं तो 3 आदमी, सरदार हरिहर प्रसाद सिंह, चंद्रशेखर बाबू और सत्येंद्र नारायण सिन्हा उर्फ छोटे साहब बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस पर मैंने एक अलग एपिसोड किया है कि हमारे 3 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल भी बहुत ही छोटा सा कार्यकाल रहा। 90 के दशक तक, जब तक कि कहा जाता था कि बिहार में फॉरवर्ड लोगों का वर्चस्व रहा, सबसे कम शासनकाल रहा। उस एपिसोड को भी आप अलग है, उसको देख सकते हैं। तो हमारा एक कहना है कि जब अनुग्रह बाबू एक सारे लोग थे हमारे बिहार में, बहुत ही अनुग्रह बाबू या छोटे साहब तक लोग थे, तो बिहार की राजनीति में हमारा हनक था। हनक हमारा लाठी बंदूक, गोली बंदूक की बदौलत नहीं था, राजनैतिक हनक थी। इनकी राजनैतिक पकड़, इनका वजन, इनका वजूद इस तरह का था कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक निर्णय इनके बिना नहीं हो सकता था और इनको नजरअंदाज करके नहीं हो सकता था। इनको किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं होती थी। लोग इनके यहाँ आते थे, ये निर्णय लेते थे, या किसी भी मेजर पॉलिटिकल डिसीजन लेने में इन लोगों से पूछा जाता था। आपको सोचते हैं कि क्या आज आपके पास ऐसा कोई नेता है? ऐसी स्थिति आपकी है? फिर इन लोगों में इतनी कुवत थी कि जिसको चाहते ये टिकट देते थे, जिसको चाहते दिलवाते थे, जिसको चाहते जितवाते थे, जिसको चाहते तो हरवाते भी थे। वो भी बात था। और सभी ये भी दूसरों की बात मानते थे, दूसरे भी इनकी बात मानते थे। हमारा इतिहास आप जानते हैं। और इसी तरह से इस नेतृत्व की ताकत को उन लोगों ने, जिन लोगों को इन्हीं लोगों ने राजनीति में आगे किया, कालांतर में चल के उन्हीं लोगों ने इनकी राजनीति को हमारे लोगों के माध्यम से ही कमजोर किया। आप इसका विश्लेषण करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग इस पॉलिटिकल रियलिटी को जानते हैं। तो अपनों ने ही अपनों को हमें कमजोर किया है, इस बात को ध्यान देना है। और आज हमारा नेतृत्व इस कदर कमजोर हो चुका है कि हमारे पास पॉलिटिकल डिसीजन दूसरे इम्पोज हम पर कर रहे हैं। इधर हाल के दिनों में कुछ हमारा असर्शन हुआ है, हमें उसे मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है। भाइयों,
जो पॉलिटिकल फैमिली हमारे राज्य की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली रही, अनुग्रह बाबू थे, सत्येंद्र बाबू थे, सत्येंद्र बाबू की पत्नी थी, निखिल बाबू हुए, श्यामा जी हुए, ये कोई बाहुबली नहीं थे। आपको मैं करूँगा विश्लेषण करेंगे अब नेतृत्व किस तरह का था, तब हमारा वजूद कितना मजबूत था। क्या अनुग्रह बाबू बाहुबली थे? क्या छोटे साहेब बाहुबली थे? क्या निखिल बाबू बाहुबली थे? हैं, वो तो हैं हमारे बीच अभी भी। क्या रघुवंश बाबू बाहुबली थे? हमारे समाज के इतने अक्षुण्य नेता रघुवंश बाबू, क्या वो बाहुबली थे? इसी तरह से बिहार की राजनीति में और भी बहुत सारे हमारे नेता हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह हुए, नरेंद्र बाबू हुए, मैं सभी का नाम तो नहीं बोल सकते, मतलब हम लोग बार बार आएंगे जिनका छूट भी जाएगा। नरेंद्र बाबू, उनके लड़के सुमित बाबू हैं, इस बार चुनाव हार गए। बिहार की राजनीति में 90 के बाद धूमकेतु की तरह हाजिर हुए थे आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी ने एक बार पूरे बिहार में राजपूतों को एकत्रित किया, राजपूत युवाओं ने उनके लिए हर जगह आंदोलन किया और सहरसा मधेपुरा क्षेत्र में इनका बहुत वर्चस्व रहा, बिहार के विभिन्न कोनों में इनका वर्चस्व रहा। फिर क्या हुआ, किस तरह से जेल गए, किस तरह से इनको जेल में डाला गया और किस तरह जेल से निकाला गया। इनकी पत्नी है लवली आनंद, वो सांसद हैं। इनके पुत्र हैं चेतन आनंद, वो विधानसभा सदस्य हैं दूसरी बार। इनके एक और पुत्र भी विधानसभा की लाइन में है, इस पर चाह रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आनंद मोहन जी हैं, लवली आनंद जी हैं, चेतन आनंद जी हैं और इनके एक और पुत्र हैं। एक और नेता हम लोगों के बिहार में है जिनको जगदा बाबू कहा जाता है, जगदानंद सिंह जी हैं, आरजेडी के सर्वे सर्वा अध्यक्ष बिहार के रहे, बहुत पावरफुल नेता रहे। रघुवंश बाबू से भी इनका थोड़ा संबंध खराब हुआ था बाद के दिनों में। इनके एक पुत्र सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद हैं, एक पुत्र अभी रामगढ़ से दोबारा चुनाव लड़े, हार गए, और एक पुत्र जो है विधान परिषद का चुनाव पिछली बार लड़े थे और वो हार गए। यानी एक परिवार से अगर जगदा बाबू को जोड़ेंगे तो 4 आदमी, जगदा बाबू को छोड़ेंगे तो 3 आदमी। गोपाल नारायण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं, इनके पुत्र अभी त्रिविक्रम नारायण सिंह औरंगाबाद से विधायक हैं। इसी तरह से सारण क्षेत्र में हमारे प्रभुनाथ सिंह जी हैं, इनके भाई केदार बाबू विधायक हैं, इनके पुत्र रणधीर सिंह विधायक हैं और रणधीर सिंह के ससुर जी विनय सिंह जी भी विधायक हैं। प्रभुनाथ सिंह जी उस क्षेत्र के जाने माने नेता रह चुके हैं और दुर्भाग्यवश अभी जेल में हैं। कुछ मुकदमों के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई है और लोग उनकी मांग कर रहे हैं रिहाई की। जिस तरह से आनंद मोहन जी की रिहाई हुई उसी तरह से उनके रिहाई की भी मांग की जा रही है। तिरहुत क्षेत्र के हमारे बड़े नेता हैं दिनेश बाबू, इनकी पत्नी दिनेश बाबू खुद एमएलसी हैं, बीना सिंह जी वैशाली से एमपी हैं और अभी अभी कोमल सिंह इनकी पुत्री है, वो गायघाट से एमएलए है। और ये तमाम नेता जिनका लिस्ट मैंने अभी आपको बताया, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी के आपके घर से सभी लोग एमपी एमएलए हो जाएं, आप बना सकने की क्षमता रखते हैं, बना ले, हमको उससे कोई ऐतराज नहीं है और इसको बुरा मानने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जिन मुद्दों की बात करना चाहता हूं, जिस इशू को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उन मुद्दों को आप समझने का प्रयास करें, इसे अन्यथा कोई आदमी नहीं लेगा। मैं जिन बातों को कहता हूं जरा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हमारे एक नेता, उनके 2-3 बेटे, बच्चे, परिवार के लोग, अब सभी राजपूत हैं। एक बात का मैं जवाब चाहता हूं कि अगर एक बड़ा नेता है और उसी के परिवार से सारे लोग एमपी एमएलए एमएलसी बनेंगे तो अन्य राजपूत नेता क्या करेंगे, अन्य राजपूत कार्यकर्ता क्या करेंगे, इसका जवाब कोई मुझे दे।
अगर आलोचना करनी है तो मेरी इस बात का जवाब दें कि अगर एक ही व्यक्ति अपने परिवार के सारे लोगों को एमपी, एमएलए, एमएलसी जहां मौका मिलेगा वहीं राजनीतिक नेतृत्व देने का प्रयास करेगा, तो आम राजपूत का बच्चा क्या करेगा? जो साधारण घर से है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, क्या वो किसी का बच्चा नहीं? क्या वह साधनहीन है और गरीब है तो उसे पॉलिटिकल मुख्य धारा में आने का अधिकार नहीं है? और अगर नहीं वो आता है तो मैं मानता हूं, ये मेरी मान्यता है, मेरी सोच है, किसी की नहीं सोच है, कि आप परिवार के नेता हो सकते हैं, आप अपने घर के नेता हो सकते हैं, आप समाज के नेता नहीं हो सकते। समाज का नेता वही हो सकता है जो अपने अलावे समाज के उन वर्गों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे जो पीछे छूट गया है। आज दूसरे लोग क्यों कहलाते हैं कि पिछड़ों को आगे ला रहे हैं? आज खैर उनकी भी स्थिति वही हो चुकी है, लेकिन समाज का नेता कौन होगा? केवल परिवार के लोगों को राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने वाला व्यक्ति समाज का नेता होगा क्या? आप लोग जवाब दें। ऐसा व्यक्ति मैं मानता हूं, मेरा सोच है, नहीं हो सकता है। भाई आपके पीछे पीछे कितने लोग जान देते हैं, कितने लोग वोट के लिए, कितने लोग आपके लिए सभा ऑर्गेनाइज करते हैं, कर्ज लेके आपके लिए राजनीति करते हैं, आपके पीछे अपना सारा कैरियर तबाह कर देते हैं, और आपका बच्चा कहीं से उड़कर आता है और टिकट लेके चला जाता है। वो टुकड़ टुकड़ देखता है, उसकी ताकत नहीं है कि खुलेआम आपका विरोध करे। विरोध करेगा आप उसका वजूद खत्म कर देंगे। तो समाज के नेता कैसे हो जाएंगे? नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि जो व्यक्ति अपने परिवार तक सीमित है वह समाज का नेता नहीं है। जो व्यक्ति अपराधी है वो समाज का नेता नहीं है। जो व्यक्ति बाहुबली है वो समाज के इमेज को खराब करता है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है वह समाज के इमेज को खराब करता है। आप बाहुबली रहिए अपने लिए, आप भ्रष्टाचार कीजिए अपने लिए, आप लाठी चलाइए, गोली बंदूक चलाइए, हमको कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि सारे समाज में बाहुबली हैं, गोली चल हमारे समाज में भी रहे, हमको कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि जो करेंगे उसको भोगना तो आपको है। लेकिन आप समाज के नेता कैसे हो जाएंगे और समाज का नेता होने का दावा कैसे करेंगे? जब आपको मौका मिलेगा तो आप टिकट अपने वाइफ को देंगे, जब मौका मिलेगा आप टिकट अपने बेटे को देंगे, जब मौका मिलेगा तो अपनी बेटी को देंगे। तो आप परिवार के नेता हैं, आप सक्षम हैं, बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, रहना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? लेकिन मेरा इतना ही है, हमको राजपूत समाज से कहना है कि नेता कौन होगा जो समाज के लिए सोचेगा। क्या किसी ने समाज के शैक्षणिक उत्थान के लिए सोचा? क्या किसी ने गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए सोचा? और हम किसी के बारे में कह रहे हैं इसका मतलब नहीं कि वो आदमी ही सब कुछ कर रहे हैं। उनसे भी सवाल कीजिए कि क्या उन्होंने समाज के, अपने ही समाज के कम से कम पीछे रहने वाले लोगों को आगे करने का प्रयास किया है? अगर किया है तो उसका साथ दीजिए, अगर वो अपराधी नहीं है तो उसका साथ दीजिए, क्योंकि अपराधियों का, बाहुबलियों का, भ्रष्टाचारियों का एक पैर जेल में होता है, एक पैर कोर्ट में होता है, और वह किसी के सामने रीढ़ सीधी करके नहीं बोल सकता है। इसलिए आपको यह सोचना है कि हमारे समाज का नेता कौन होगा। परिवार का नेता जाने दीजिए, क्षेत्र का नेता जाने दीजिए। आज हमें जरूरत है अनुग्रह बाबू की तरह क्लीन इमेज वाले व्यक्ति का, छोटे साहब जैसे स्ट्रॉन्ग इमेज वाले का, निखिल बाबू जैसे सम्मानित सज्जन व्यक्ति का, जो कॉम्बिनेशन हो। आज हमें वैसे नेतृत्व की जरूरत है। हमें जरूरत है रघुवंश बाबू जैसे लोगों का, जो ईमानदार भी हो लेकिन अपनी बात कहने से डरे नहीं। जो हुआ आपने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि समाज में हमारे ऐसे जो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और योग्य नेता हैं, उनको दरकिनार करने का प्रयास सभी करते हैं।
बहुत कम लोगों ने एनके सिंह का नाम सुना होगा। आज एक आईपीएस एमएलए बन जाते हैं तो कितना ढिढोरा पीटा जाता है। हमारे लोगों का नहीं पीटा जाता है, क्योंकि हमारे लोगों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है, हमारे लोगों को आगे करने वाला कोई नहीं है। आप लोगों ने एनके सिंह का नाम सुने होगा, मधेपुरा के निवासी थे, आईपीएस थे, उनके भाई भी आईपीएस थे। श्यामा बाबू जमुई वाले के वो नाती थे, सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर थे। जॉर्ज साहब के कहने पर समता पार्टी में आए थे। आडवाणी जी भाजपा में जाने के लिए कहे, लेकिन वो भाजपा नहीं गए और वो जॉर्ज साहब के साथ समता पार्टी में आए। समता पार्टी में उन्हें मधेपुरा से चुनाव लड़वाया गया और षड्यंत्र के तहत उनका नाम अंतिम समय में वापस किया गया। और वैसे ईमानदार व्यक्ति जिसने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया था, जिसने संजय गांधी, वीसी शुक्ला को जेल भेजवाया था, किस्सा कुर्सी का केस का जांच किया था, वीपी सिंह के समय सेंट किट्स केस का जांच किया था, जिसने वैसे महान व्यक्ति को राजनीति में दरकिनार किया गया, क्योंकि वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे, उनके सामने दूसरे लोगों को आगे किया। आरके सिंह का क्या हाल हुआ? क्योंकि उनमें रीढ़ है, उनमें बोली है, उनमें ताकत है। मैं उनके सभी बातों का समर्थन नहीं करता, लेकिन किसी का, ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया क्योंकि उनमें नैतिक ताकत है, बोली है। अब हमारा ये सोचना है कि क्या इस वंशवाद के मकर जाल से बिहार की राजनीति में राजीव प्रताप रूढ़ी कोई आशा की किरण लेकर आए हैं? क्या वह सामान्य राजपूतों के लिए नेतृत्व की पाठशाला साबित होंगे? क्या वह सामान्य राजपूतों को आगे ला पाएंगे? क्या उतना समय दे पाएंगे? ये तो समय बताएगा, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए। उम्मीद करने से ही, विश्वास करने से विश्वासघात भी होता है, लेकिन विश्वास करना कोई छोड़ता नहीं है। हमें इनसे उम्मीद करनी चाहिए। हमें तलाश है एक ऐसे नेतृत्व की जो व्यापक सोच रखने वाला हो, जो पूरे जमात को साथ लेकर चलने वाला हो, उसकी कुव्वत रखता हो। हमें तलाश है वैसे नेतृत्व को जो जमात की ताकत का इस्तेमाल जमात के लिए करता हो, समाज की ताकत का इस्तेमाल समाज के लिए करता हो, सामूहिक हित के लिए करता हो, दीर्घकालिक हित के लिए करता हो। हमें वैसे नेतृत्व से बाहर आना होगा जो राजनीति तो जमात की करता है, लेकिन जमात की ताकत परिवार के लिए यूज करता है। तो आप जमात की बदौलत लाइमलाइट में आते हैं और उस जमात की ताकत का इस्तेमाल अपने परिवार के लोगों को राजनीति में आगे लाने के लिए करते हैं, तो जमात तो ठगा रह जाएगा ना। उस जमात को क्या होगा? वो पथरीली आंखों से देखेगा कि हमारी ताकत, हमारी क्षमता का इस्तेमाल कहां चला गया। आप सोचिए, जो मैं कह रहा हूं उसको सोचिए। परिवार है, एक आध आदमी को आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे परिवार आप जब जाएंगे तो और राजपूत क्या करेगा? आप सभी जवाब दें, और राजपूत क्या करेगा? आपका बर्तन ढोएगा, बर्तन मांजेगा, आपका झाड़ू लगाएगा, आपके पीछे पीछे केवल चलेगा। ऐसा अब नहीं होगा। अगर ऐसा करते हैं तो आप भी जाएंगे और जमात को भी ले जाएंगे। हमें तलाश है ऐसे नेतृत्व की जो कलम के महत्व को समझे। हमें तलाश है ऐसे नेतृत्व की जो कलम के महत्व को समझे। हमारे युवाओं को कलम पकड़वाने की बात सबसे पहले करे, न कि अपने फायदे के लिए गोली चलवा दे, बंदूक चलवा दे, तलवार चलवा दे, मार करवा दे, दंगा करवा दे। हमें ऐसे नेतृत्व की अब जरूरत नहीं है। अरे हम तो राणा सांगा के वंशज हैं, हम तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम राजपूत हैं। हम जानते हैं कि जब रक्षा करने की बात आएगी, सुरक्षा करने की बात आएगी, तो हम में इनहेरेंट क्वालिटी है कि हम रक्षा करेंगे, अपनी सत्य के लिए, न्याय के लिए खड़े होंगे। लेकिन हमारी उस ताकत का इस्तेमाल आप किसी के खिलाफ द्वेष के लिए न करें, अपना बदला निकालने के लिए न करें। राजपूतों के इतिहास को ऐसे ही निहित स्वार्थ के लोगों ने गलत तरीके से चित्रित किया है।
राजपूतों ने देश की रक्षा के लिए तलवारें उठाई हैं, समाज की रक्षा के लिए तलवारें उठाई हैं, गरीबों की रक्षा के लिए तलवारें उठाई हैं। इतिहास में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसने गरीब और मजलूमों के लिए अपनी कुर्बानियां दी हों, देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी हों, देश की रक्षा के लिए जौहर किया हो, पूरे के पूरे पीढ़ियों का त्याग, बलिदान और समर्पण किया हो। हम समय जब आएगा हम उसके लिए खड़े होंगे। इसीलिए आज जरूरत है कि हमारा जमात, हमारा समाज वैसे नेतृत्व से चेत जाए, सजग हो जाए, होशियार हो जाए कि जो हमारी ताकत का, हमारी शक्ति का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोग भी करते हैं। हमें बाबू साहब कहकर छत से कूदवा देते हैं और हमारे इनोसेंस का फायदा अपने लिए करते हैं और हमें मूर्ख समझते हैं। आज उससे बाहर आने की जरूरत है। हमें चाहिए वो नेतृत्व जो हमें नए जमाने की तरफ ले जाए। हमारे बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा, एआई की शिक्षा, हमारे बच्चों को आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का मौका दिलवाने का प्रयास करे। हमें तलवार, गोली, बंदूक, सिक्सर, AK-47 चलाने वाला नेतृत्व तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ये आपको सोचना है। अब इस परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना है कि कौन बचा हमारे लिए, मेरा सोच है कि अभी जो राजपूत लीडरशिप की जमात है उसमें हमारे लिए राजीव प्रताप रूढ़ी एक योग्यतम नेतृत्वकर्ता के रूप में है। राजीव प्रताप रूढ़ी वैसे नेता हैं, सभी जानते हैं, जो बाहुबली नहीं है, जो गोली बंदूक चलाने वाले नहीं हैं, लेकिन जिसके वाणी में दम है, ओजस्वी वक्ता हैं और जो खड़े होकर अपनी बात किसी के सामने कहने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। आप क्यों भूल जाते हैं, इसी राजीव प्रताप रूढ़ी ने राबड़ी देवी को सारण लोकसभा में हराया है। मामूली बात है क्या? आप क्यों भूल जाते हैं कि इसी राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने 24 के लोकसभा चुनाव में लालू जी की पुत्री रोहिणी आचार्य को हराया। रोहिणी आचार्य क्या, लालू जी की फैमिली को हराया। आपने देखा होगा पूरी लालू जी की फैमिली वहां थी। और मेरे भाइयों, क्यों भूल जाते हो? आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को भूल सकता है यह देश, जहां सभी के विरोध के बावजूद राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपना झंडा लहराया। यह क्षमता किस अन्य राजपूत नेता में है? यह योग्यता किस अन्य राजपूत नेता में है? अगर आपको लगता है कि और भी लोग हैं इस लाइन में, तो आप चुन लीजिए उनको, जो राजपूतों को एक सम्मान पूर्वक इज्जत प्रतिष्ठा दिलवा सके। नेता केवल वही नहीं होता है जो आपके व्यक्तिगत कामों को करवावे, सार्वजनिक कामों को करवाने, सार्वजनिक इमेज की रक्षा करने वाले। तो व्यक्तिगत काम करवाने के लिए आपके नेता है ना। हमारे 32 विधानसभा के सदस्य हैं, हर आदमी हर काम नहीं करेगा। तो आपके समाज का सामूहिक चेहरा कौन होगा, आपको फैसला करना है ना। राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो अपनी हनक और पहचान रखता है, और आज के डेमोक्रेटिक दुनिया में हनक पहचान वही नेता रख पाएगा जिसके पास से पीछे उसकी जनता होगी। तो हमको होना चाहिए कि जब आज वो हैं हमारे पास, हम उनका समर्थन करें। अपनी व्यक्तिगत संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, हम छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर हर बात की उम्मीद वही उन्हीं से न करें। और भी लोग हैं उनके जो काम आपको करवा सकते हैं, उनको जहां जाना है, हमारे समाज की इज्जत और प्रतिष्ठा को जहां ले जाना है वो ले जा रहे हैं, उसमें सहयोग करना चाहिए। और जो जिन जिन मुद्दों को मेरा किसी के साथ कोई भी दोष नहीं है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारे समाज का समग्र चेहरा कौन बनेगा, हमारे समाज का जमात के सामने चेहरा कौन बनेगा। वह चेहरा बेदाग होना चाहिए,
वह चेहरा दमदार होना चाहिए, वह चेहरा मजबूत होना चाहिए, आरोप विहीन होना चाहिए। सभी लोग अपने अपने काम करें, चुनाव लड़ें, जो करना है करें। और उन सब के साथ मैं उनसे भी कहूँगा कि आम राजपूत बच्चा, महिलाएं कब कैसे मुख्य धारा में आएंगी, इस पर भी ध्यान दीजिए। एक परिवार से ही अगर सभी आदमी आएंगे तो आम राजपूत हतोत्साहित होगा, दुखी होगा और उसे लगेगा कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है। वह धीरे धीरे इस राजनीति की मुख्य धारा से अपने आप को अलग कर लेगा। नेता का कर्तव्य होता है कि वैसे लोगों को सामने लाए। उम्मीद है कुछ बुरा लगे तो माफ करेंगे, लेकिन विचार जरूर करेंगे जिन मुद्दों को मैंने आगे रखा है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।